जैसा कि हम पदसोपान आदेश की एकता नियंत्रण का क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस कड़ी में लोक प्रशासन के प्रथम पेपर में समन्वय कोऑर्डिनेशन, जो कि महत्वपूर्ण प्रबंध और प्रशासन का महत्वपूर्ण हृदय है, इसे प्रशासन और प्रबंध का हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन बिना समन्वय के सहयोग भी कोई काम नहीं देता, इसलिए समन्वय एक संगठन की क्रियाओं की एकरूपता, ताकि कार्य सरल हो सके और सफलता प्राप्त हो सके। सुसमन्वित संगठन की पहचान कई विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। प्रथम, जिस संगठन में अच्छा समन्वय होता है उसका प्रत्येक विभाग दूसरों के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करता है। द्वितीय, प्रत्येक विभाग, संभाग, उपसंभाग अच्छी प्रकार से सूचित होना चाहिए, ताकि संगठन के कार्यों में कौन सा भाग उसे करना है या उसका दायित्व क्या है। तीसरा, विभिन्न विभागों और संभागों के कार्य निरंतर परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। इन तीनों विशेषताओं से कहा जाता है कि संगठन विशेष रूप से उचित समन्वय स्थापित हो चुका है। और जिस संगठन में समन्वय नहीं रहता, मुख्य रूप से ये देखने में आता है प्रथम विभाग के दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बारे में न कुछ जानता है, नहीं जानना चाहता है। दूसरा, विभाग के विभिन्न कार्यकलापों कार्यालयों के बीच में इतना अंतर बना रहता है जितना विभाग के विभागों के बीच में है। तीसरा, कोई सामान्य हित की दृष्टि से कोई सोचता नहीं है। इसलिए समन्वय कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। साधारण भाषा में संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित संबंध, समायोजन, तालमेल स्थापित करना है। यानी समन्वय का अर्थ तालमेल, सामंजस्य, समायोजन इत्यादि हम समन्वय को समझ सकते हैं। इसलिए समन्वय के बारे में वाइट ने कहा है, समन्वय विभिन्न विभागों का परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन हो, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। इसका तात्पर्य यह है कि समन्वय विभिन्न पार्ट या भाग हैं, उनमें समायोजन और उसकी गतिविधियों और क्रियाओं का एक ही समय समायोजन हो, ताकि प्रत्येक भाग अपना पूर्ण उत्पादन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, अधिक योगदान दे सके। इसलिए समन्वय एक साथ होने वाली क्रियाओं का समय पर समन्वय स्थापित करते हुए या समायोजन करते हुए कार्य करेंगे तो उससे संगठन को सफलता अधिक प्राप्त होगी। चार्ल्स वर्थ के अनुसार समन्वय विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण में एकीकरण है, ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जैसे कि चार्ल्स वर्थ ने बताया है कि विभिन्न भागों को व्यवस्थित रूप से एकीकरण हो, ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। यानी व्यवस्थित पूर्ण में एकीकरण का तात्पर्य है सामंजस्य, तालमेल के साथ काम किया जाए, ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके। निग्रो के अनुसार समन्वय से तात्पर्य यह है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावकारी रूप में कार्य करते हैं और कार्य संघर्ष, अतिराव, पुनरावृत्ति के बिना चलता है। कहने का तात्पर्य, संगठन में अगर समन्वय होगा या विभिन्न जो अंग एक साथ मिलकर सामंजस्य या तालमेल के साथ काम करेंगे, प्रभावी रूप से कार्य करेंगे, प्रभावकारी रूप में कार्य होगा, तो कार्य संघर्ष, अतिराव और पुनरावृत्ति के बिना चलता है। संक्षेप में, समन्वय का अर्थ ऐसी व्यवस्था करना है ताकि किसी संगठन के सभी हिस्से कार्य की पुनरावृत्ति किए बिना निर्धारित लक्ष्यों की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। टेरी, जो इस समन्वय के महत्वपूर्ण विद्वान हैं, और उन्होंने उदाहरण से समन्वय और सहयोग में अंतर बताया है, इसलिए उन्होंने बताया कि समन्वय विभिन्न भागों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य और उसकी गतिविधियों और व्यवहार का समय एक साथ ऐसा सामंजस्य है जिससे प्रत्येक हिस्सा समग्र उत्पादन के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके।
इस प्रकार से मोने और रैली ने इसे बुनियादी और प्राथमिक सिद्धांत माना है समन्वय को। तो कहने का तात्पर्य समन्वय है ऐसी व्यवस्था करना है कि किसी भी संगठन के हिस्से का कार्य सभी हिस्से संगठन के सभी हिस्से कार्य की पुनरावृत्ति किए बिना, दोहराव किए बिना निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़े, उससे समन्वय कहलाता है। समन्वय और सहयोग, टेरी के शब्दों में सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य है। समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक है। प्रयत्नों की समकालिकता, यानी समन्वय है वो प्रयत्नों की समकालिकता, यानी एक साथ प्रयत्न किया जाए, एक साथ कार्य किया जाए ताकि वह समन्वय स्थापित हो गए। तो प्रयत्न करते समय प्रयत्न एक ही समय होना चाहिए ताकि सहयोग को अतिराव या दोहराव से बचे और समन्वय स्थापित हो सके। सहयोग और समन्वय को अंतर को स्पष्ट करते हुए टेरी ने एक उदाहरण स्पष्ट किया है कि एक लड़का था, एक दिन प्रातःकाल गाड़ी पकड़ना था और जल्दी उठ सके इसलिए उसने आधा घंटा घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया। लड़के के पिता को यह जानना था कि लड़का सवेरे रेलगाड़ी पकड़ेगा। उसने सोचा लड़के को सवेरे उठने में, कपड़े पहनने में समय लगेगा, तो उसने घड़ी को आधा घंटा आगे और कर दिया। इसी प्रकार लड़के की मम्मी आई और उसने भी उस लड़के के शयनागार में गए और उन्होंने घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया ताकि लड़के को प्रातः जल्दी न करने पड़े। परिणाम ये हुआ कि एक घंटा पहले उठने की बजाय लड़का 1.5 घंटे पहले उठ गया, यानी उसकी 1 घंटे की नींद मारी गई। तो टेरी ने यह बताया कि यह माता पिता तथा बेटे के कार्यों में सहयोग तो था लेकिन समन्वय नहीं था। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण पुस्तकालय में पुस्तक खरीदने के लिए दिया जाता है। एक नवनिर्मित पुस्तकालय 1 लाख रुपए की पुस्तकों की क्रय हेतु आदेश एक फर्म को दिए गए, किंतु उसने पुस्तकों की शीघ्र पूर्ति नहीं की। इसके बाद में दूसरी और तीसरी फर्म को क्रमशः आदेश दिए गए और वहाँ से भी पुस्तकें आने में विलम्ब हुआ। और एक दिन अचानक पुस्तकालय पक्ष क्या देखते हैं कि तीनों फर्मों ने पुस्तकों की बिल्टियाँ भेज दी और समुचित समन्वय के अभाव में वे कठिनाइयों में फंस गए कि किस फर्म की पुस्तकें रखें और किसकी लौटाएं। स्पष्टतः तीनों फर्मों के कार्यों में सहयोग तो था किंतु समन्वय नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि सहयोग समन्वय, यानी सहयोग सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है और व्यक्ति दूसरे के साथ सामूहिक कार्य करता है, किंतु कार्यों की जो समकालिकता है, यानी एक समय कार्य प्रारंभ होने चाहिए, एक दूसरे के देखरेख में होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए समन्वय, इन चीज़ों में, इन 2 उदाहरणों से सहयोग तो था किंतु समन्वय नहीं था। इस प्रकार टेरी समन्वय और सहयोग की अवधारणाओं के बारे में बताते हैं कि समन्वय और सहयोग के बीच संबंध में हेमन ने भी व्यक्त किए हैं कि यद्यपि सहयोग हमेशा सहायतापूर्ण रहता है, इसका अभाव समन्वय की प्रत्येक संभावना को रोक सकता है। इसका अस्तित्व मात्र समन्वय ही होना साबित नहीं करता। महत्व की दृष्टि से समन्वय सहयोग की अपेक्षा अधिक उच्च है। समन्वय की आवश्यकता। समन्वय किन कारणों से आवश्यक है, इसके हम पहला बिंदु है संघर्ष और विवादों को दूर करना। किसी भी संगठन में कर्मचारियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, किंतु समन्वय के द्वारा विवादों का समाधान हो सकता है, संघर्ष का समाधान हो सकता है। इसलिए समन्वय, सामंजस्य, तालमेल के आधार पर संघर्ष और विवाद दूर किए जा सकते हैं। दूसरा है सहयोग की भावना। किसी भी संगठन के विभिन्न भागों और अधिकारियों में सहयोग आवश्यक है और उनमें सहयोग की भावना नहीं है तो संगठन की गति रुक जाएगी और लक्ष्य प्राप्ति से हट जाएगा। समन्वय द्वारा उनमें टोली की भावना, टीम स्पिरिट है तथा समन्वय उद्देश्य की अनुभूति है, ए सेंस ऑफ द कॉमन पर्पज उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समन्वय सहयोग की भावना को टीम स्पिरिट से लागू करने के लिए संगठन में
लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति हो, इसलिए सहयोग की भावना विकसित करता है, इसलिए समन्वय आवश्यक है। सब टीम भावना से, टीम स्पिरिट से काम करें। तीसरा है दोहराव को रोकना। समन्वय के अभाव में संगठन में दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब संगठन के विभिन्न भागों को ये ज्ञात नहीं रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो वो स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो दूसरे अधिकारी पहले से संपन्न कर रहे हैं। तो समन्वय द्वारा संगठन के सभी हिस्से की काम की पुनरावृत्ति किए बिना, टकराए बिना निर्धारित लक्ष्यों की कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोहराव को रोका जा सकता है। संगठन में एक ही प्रकार के कार्यों की जो समकालिकता है, एक समय कार्य करते हुए सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, तो इसमें दोहराव नहीं होता। चौथा है क्रमबद्धता के कारण। क्रमहीनता के कारण संगठन की क्रियाओं में एक क्रम होता है। क्रमबद्धता के कारण संगठन की एक क्रियाओं में क्रम होता है। प्राथमिक क्रियाओं को संपन्न किए बिना यदि आगे की क्रियाओं को पहले संपन्न कर दिया जाए तो वह अनुपयोगी बन जाती है। अतः संगठन के कार्यों में क्रमबद्धता लाने के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। इसलिए क्रमबद्धता के कारण समन्वय आवश्यक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।